हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल कुक विथ अनीसा में। मैं हूं आपकी दोस्त एंड होस्ट अनीसा। तो फ्रेंड्स, अगर आपका रोटी सब्जी खाने का मन ना कर रहा हो, कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा हो जो कि हेल्दी भी हो, बनाने में भी आसान हो, तो आज की रेसिपी बिल्कुल वैसी ही बनने वाली है। तो अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी रेसिपी को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से शेयर करें। तो इस रेसिपी के लिए यहाँ पे मैंने आलू लिया है कच्चा, जिसको मैंने छील के और इस तरह से रफली चॉप कर लिया है। तो पतले पतले में कट किया है, जिससे कि आगे बहुत ही आसान हो जाएगा। और इसमें पूरा पानी हटा के 2-3 बार, और इस तरह से जब क्लीन पानी आने लगे तब तक हमें धो लेना है। तो इसे साइड में रखते हैं। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है आधा कप मूंग दाल, जिसे मैंने भिगो के रखा था 3 से 4 घंटे के लिए, और बढ़िया से ये 3-4 घंटे में सोख हो जाता है। तो इसमें भी एक बार वापस से धो के जितना एक्स्ट्रा पानी है उसे हम हटा लेंगे, और आप चाहें तो स्टेनर में भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से देखिए पूरा पानी यहाँ पे मैंने हटा दिया है। अब ले लेते हैं यहाँ पे ग्राइंडिंग जार, और इसमें हमें डाल देना है जो दाल हमने भिगो के रखा है। तो यहाँ पे आप मूंग दाल की जगह पे चना दाल भी ले सकते हैं, और बस चना दाल को भीगने में ना थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। तो इस तरह से दाल ही केवल डालना है, पानी बिल्कुल भी यहाँ पे हमें यूज नहीं करना है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ एक हरी मिर्च। तो मिर्च को रफली चॉप करके हम इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने एक मिर्च लिया है, आप अपने हिसाब से तीखा कम ज़्यादा कर सकते हैं, या फिर हम आगे भी मिर्च डालने वाले हैं तो उस हिसाब से भी आप कर सकते हैं। 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, इसे भी रफली चॉप करके डाल देना है इसी में। तो अदरक को भी मैंने पहले से छील के धो के रखा हुआ है। इसी के साथ इसको और ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए इसमें 3 से 4 कली लहसुन ऐड की है। अगर आप प्याज लहसुन नहीं खाते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। और इन सब चीज़ों को बारीक पेस्ट बना के हमें तैयार कर लेना है। तो बिना पानी डाले हुए बीच बीच में स्पून से चलाते हुए इस तरह से पीस लेंगे तो पेस्ट तैयार हो जाता है। अब यहाँ मैंने ले लिया है 1 कप गेहूं का आटा, जिसका नॉर्मली घर में रोटी चपाती बना के हम तैयार करते हैं। तो यहाँ पे आटा जो है क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आटा ले लिया है। इसी के साथ इसमें हम ऐड कर देंगे स्वादानुसार नमक। नमक डालने के बाद आधी चम्मच अजवाइन ली है, इसे रब करके ऐड करेंगे, जिससे कि इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही बढ़िया आता है। इसी के साथ आधी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दी है, और इसी में मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा धनिया पत्ता, जिसको बारीक चॉप करके धनिया पत्ती को मैंने ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे इसमें आधी चम्मच घी डाल रही हूँ, और आप घी के जगह पे जो है इसमें तेल भी डाल सकते हैं। और इन सब चीज़ों को हमें बढ़िया से मोयन लगा के तैयार कर लेना है। तो शुरू में आप जब रब करेंगे ना तो देखिएगा एकदम हैवी वेट लगता है, भारी भारी सा लगेगा। जैसे जैसे आप इसे रब करेंगे एकदम से हल्का होता जाएगा, क्रम्बली होता जाता है। जितना बढ़िया से आप मसल के इसको तैयार करेंगे उतना ही बढ़िया रेसिपी बन के तैयार होता है। जब तक कि इस तरह से मुट्ठी बंधने लगे आपको इसको मोयन लगा के रेडी कर लेना है। यहाँ पे नमक और अजवाइन के अलावा जो है आप जो है बाकी की चीज़ें स्किप भी कर सकते हैं, नमक, घी और अजवाइन के अलावा। अब इसमें मैंने डाल दिया है जो पेस्ट हमने तैयार करके रखा था, और इसी के साथ इसको हमें गूँथ के तैयार करना है। तो इसका हमें एकदम सॉफ्ट सा डो लगाना है। यहाँ पे जार को धो के हम साइड में रख लेंगे। अगर लगेगा कि इसमें पानी की ज़रूरत है तो वही पानी हम ऐड करेंगे। बाकी जो है इसी के साथ इसको हमें तैयार कर लेना है। तो जितना क्वांटिटी मैंने बताया था उस हिसाब से आपको पानी डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। अगर आप ज़्यादा आटा ले रहे हैं और दाल कम डाला है तो आप थोड़ा सा पानी जो जार में धो के हमने रखा था वो डाल सकते हैं। और इस तरह से आटे को 2 से 3 मिनट हम मसल के तैयार करेंगे, जिससे कि देखिए आटा एकदम इस तरह से चिकना होके तैयार होता है। अब इसे ढक के हमें 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। तब तक कर लेते हैं आगे का प्रोसेस। तो उसके लिए जो आलू हमने कट करके रखा था उसे ले लिया है धो के, और 1 कटोरी यहाँ पे मैंने लिया है मटर। तो आप चाहें तो मटर की क्वांटिटी ज़्यादा और आलू की कम रख सकते हैं। और यहाँ पे पानी डाल दिया है एक पैन में, इसी में डाल देंगे मटर और जो आलू है। तो आलू को अगर आप पतला पतला कट करेंगे ना तो बहुत जल्दी पकने लगता है। अगर बहुत ज़्यादा मोटा रहेगा तो टाइम लगता है। अगर मान लीजिए आपके घर में पहले से बॉयल आलू रखा हो तो आपको
आलू इस तरह से बॉयल नहीं करना है, लेकिन क्या होता है ना, बॉयल आलू नहीं रहता है और आलू को बॉयल करने में टाइम ज़्यादा भी लगेगा। तो इस तरह से अगर आप पतले-पतले स्ट्रिप में कट करके डालते हैं, तो बहुत ही आसानी से ये पक जाता है। अब यहाँ पे मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है, जिससे कि जल्दी से इसका प्रोसेस होता है पकने का और कलर भी बहुत अच्छा-सा आता है मटर का। एकदम ग्रीननेस बना रहेगा। बीच-बीच में इस तरह से चला लेंगे और चेक कर लीजिए कि आलू पका है कि नहीं। तो ये देखिए बिल्कुल आलू हमारा पक गया है, मटर भी पक चुका है। तो गैस को ऑफ कर देंगे और इसे हम निकाल लेंगे स्ट्रेनर में, जिससे कि ये ठंडा हो जाए हल्का-सा और पूरा एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। तो इसको ज़्यादा ठंडा बिल्कुल भी नहीं करना है, गरम-गरम में ही आपको इसे मैश करना है। अगर ठंडा हो जाएगा ना तो मटर जो है वो सिकुड़ जाएगा, फिर वो मैश नहीं हो पाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे एक प्लेट में मैंने निकाल लिया है और आप चाहे तो कोई बड़ा सा परात ले लीजिए और इस तरह से मैंने पोटैटो मैशर लिया है, इसकी सहायता से हम इसे मैश कर लेंगे। तो अच्छे से पका रहता है ना मटर और आलू, तो बढ़िया से मैश हो जाएगा, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आलू को अगर आप जार में करेंगे ना, ग्राइंडिंग जार में, तो ये एकदम चिपचिपा सा हो जाएगा, इसलिए इसी तरह से मैश करें। तो ये देखिए गरम-गरम में मैश करते हैं ना तो बहुत ही सॉफ्ट रहता है और आराम से तैयार हो जाता है। तो इस तरह से आपको मैश करके इसे तैयार कर लेना है और देख सकते हैं अब इसमें आलू या मटर बिल्कुल भी नहीं बचा है, बढ़िया से मैश हो चुका है। तो चलिए अब यहाँ पे मैंने गैस पे चढ़ा लिया है पैन, इसमें डाल रहे हैं तेल। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 चम्मच सरसों का तेल, आप जो भी कुकिंग ऑयल खाते हैं वो आप डाल सकते हैं। आधी चम्मच इसमें मैंने जीरा ऐड कर दिया है। जीरा को क्रैकल होने देंगे। जैसे ही जीरा बढ़िया से क्रैकल हो गया है, एक हरी मिर्च मैंने यहाँ पे बारीक चॉप करके ऐड कर दी है। अगर आप इस तरह से मिर्च नहीं खाते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ एक प्याज, जिसको मैंने बारीक चॉप करके डाला है। अगर आप प्याज लहसुन नहीं खाते हैं तो प्याज को स्किप कर दें। यहाँ पे आप मिर्च डाल दीजिए, आप चाहें तो टमाटर ऐड कर सकते हैं और उसके साथ आप इसे तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए मिर्च और प्याज को हमें हल्का सा पकने देना है। धीरे धीरे आप देख सकते हैं जो प्याज है इसका कलर चेंज होने लगा है, एकदम से ट्रांसपेरेंट होने लगा है। तब तक आपको प्याज को भून के तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा जो प्याज है ये बढ़िया से पक चुका है। तो अब यहाँ जो हमने आलू मटर मैश करके रखा था इसे हम डाल देंगे सेम कढ़ाई में। और इस तरह से क्या होता है ना, बहुत ही बढ़िया सा इसका टेस्ट आता है जब ये इस तरह से भुन के तैयार होगा। तो यहाँ पे मैंने पूरा डाल दिया है। अब ले लिया है 1 इंच अदरक का टुकड़ा, जिसे पहले से छील के धो के रखा था। इसे ग्रेट करके हमें डाल देना है। आप चाहें तो अदरक मिर्च का पेस्ट भी यहाँ पे डाल सकते हैं। तो इस तरह इसको हमें मिक्स कर लेना है। ये देखिए प्याज के साथ फ्लेम को हमें लो टू मीडियम ही रखना है, ताकि जो हमारे सब्जियां हैं ना वो जले नहीं, बढ़िया से तैयार हो। और जब मसालों के साथ ये भुनेगा ना तो बहुत ही बढ़िया सा इसका फ्लेवर आ जाता है। तो इस तरह से देखिए मैश करते हुए आपको इसको भूनना है। स्पैचुला की सहायता से दबाते जाएं। अब यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। आधी चम्मच यहाँ मैं डाल रही हूँ इसमें भुना हुआ जीरा पाउडर, जो कि इसे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट देगा। साथ ही आधी चम्मच ही यहाँ पे मैंने ऐड किया है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। आप इसके जगह पे तीखा मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। स्वादानुसार नमक डाल दिया है। नमक ध्यान से डालिएगा, क्योंकि बॉईल करते समय भी हमने नमक ऐड किया हुआ था। और इन सारे मसालों के साथ इसे हमें भून के तैयार करना है। तो यहाँ पे मसाले आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे धनिया पाउडर, चाट मसाला पाउडर, अमचूर पाउडर ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए जैसे जैसे मसालों के साथ ये भुनता जाएगा, बढ़िया सा इसका कलर भी आ जाएगा और एकदम बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आता है। और इस तरह से भुनने के बाद ये देखिए ये डो फॉर्म में आने लगा है। तो जैसे ही ये बढ़िया से डो फॉर्म में आ जाए, इसके बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ धनिया पत्ती, जिसे मैंने बारीक चॉप करके पहले से रखी हुई है, उसे यहाँ पे मैं डाल दूंगी। तो ढेर सारी यहाँ पे मैंने धनिया की पत्ती ऐड कर दी है। आप चाहें तो धनिया पत्ती के साथ साथ इसमें यहाँ पे गरम मसाला या फिर नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन नींबू का रस डालने के बाद गैस को तुरंत ऑफ कर दीजिएगा, नहीं तो ये कड़वा हो जाएगा। तो इस तरह से धनिया पत्ती डालने के बाद हमें इसको मिक्स कर लेना है बढ़िया तरीके से। और अब गैस को ऑफ कर देंगे और इसे किसी प्लेट में निकाल लेंगे, जिससे कि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। तो चलिए जब तक ये ठंडा होता है, यहाँ पे जो आटा लगा के हमने तैयार किया था इसे चेक कर लेते हैं। आटा हमारा एकदम परफेक्ट है, जैसा सॉफ्ट आटा हमें चाहिए बिल्कुल वैसा ही आटा तैयार हुआ है।
एक बार वापस से आटे को हम मसल लेंगे इस तरह से, जिससे कि इसमें लचीलापन भी आ जाता है। अगर इस स्टेज पे आपको लगे कि आटा थोड़ा सख्त है तो हाथों में हल्का सा पानी लगा लें और फिर आटे को सॉफ्ट कीजिएगा तो बढ़िया से तैयार हो जाएगा। अब इसके यहाँ पे मैं लोई तोड़ लेती हूँ। तो बहुत बड़ा बड़ा लोई हमें नहीं तोड़ना है। जो मीडियम साइज होता है ना रोटी से थोड़ा सा बस बड़ा, उतना ही बड़ा बड़ा यहाँ पे मैं लोई तोड़ के तैयार कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से छोटा-बड़ा बना के रेडी कर सकते हैं। तो जितना आटा मैंने लगाया था उसमें 8 से 9 जो है तैयार हुआ था। अब एक लोई लिया है, बढ़िया से इसे स्मूथ कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे मैं चकले पे बना रही हूँ, आप चाहें तो किचन काउंटर पे तैयार कर सकते हैं। अब लोई को बढ़िया से जो है हम डिप कर लेंगे सूखे आटे में और इसे हमें बेल लेना है। तो मीडियम थिकनेस की बेल के तैयार करेंगे, तो जैसे-जैसे आपको लगे कि ये थोड़ा-सा चिपक रहा है तो सूखे आटे में इसे डिप कर लें, क्योंकि आटा हमारा सॉफ्ट है तो चिपके नहीं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा और इस तरह से दोनों साइड से पलटते हुए हमें इसको बेल के तैयार कर लेना है। बस ध्यान ये रखिएगा कि कहीं से मोटा कहीं से पतला ऐसा ना हो, हर जगह से आपको इक्वली इसको बेल के तैयार करना है। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने इसे बेल लिया है, ये देख सकते हैं एकदम मीडियम थिकनेस की ही हमको इसे रखना है। बहुत ज़्यादा अभी यहाँ पे पतला नहीं करेंगे, नहीं तो आगे दिक्कत आ जाएगी। अब जो स्टफिंग हमने तैयार की थी ना उसे बढ़िया से ठंडा कर लें। यहाँ पे बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि स्टफिंग जो है उसको बिल्कुल गर्म नहीं रखना है। आप थोड़ी देर पंखे में छोड़ दें तो जल्दी से ठंडा हो जाएगा। इस तरह से स्टफिंग यहाँ पे मैंने 2 से ढाई टेबल स्पून डाल दिया है और इसको बढ़िया से सेट कर लेंगे ट्रायंगल शेप में। यहाँ पे इस तरह शेप देने के बाद पानी लगा देना है किनारियों में, ताकि ये कहीं से भी खुले नहीं। और अब इसको इस तरह से हम मोड़ लेंगे। ये देखिए बिल्कुल बढ़िया से मुड़ जाता है, आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी, आराम से ये तैयार हो जाता है। इस तरह से तैयार कर लेंगे और लास्ट में ये नीचे वाला उठा के हमें बंद कर देना है। इससे क्या होगा ना, एकदम लेयरदार बनता है। जब हम स्टफ़ पराठा बनाते हैं ना तो इतना ज़्यादा स्टफिंग आप नहीं भर पाते हैं, जो गोल बनाते हैं या फिर जो बिगिनर्स हैं वो इस तरह से नहीं बना पाते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह से बनाएंगे ना तो बिना फटे बिना कहीं से निकले हुए बढ़िया से स्टफ़ पराठा बन जाता है। जो अभी अभी बनाना शुरू किए हैं, जिनसे नहीं बन पाता है स्टफ़ पराठा, आराम से देखिए इस तरह से आप बना सकते हैं। अब सूखा आटा हल्का-सा ऊपर से डाल दें और एकदम हल्के हाथों से आपको बेलना है। प्रेशर बिल्कुल नहीं डालना है, बस हल्के-हल्के हाथों से बेलते जाएँ, इसीलिए आटे को सॉफ्ट लगाना होता है। तो ये देखिए बहुत ही परफेक्टली ये तैयार हो जाता है और मीडियम थिकनेस की ही रखेंगे, बहुत ज़्यादा पतली भी आपको इसे नहीं करना है। ये देखिए कहीं से भी ये फटा नहीं है, कहीं से भी स्टफिंग हमारी निकल नहीं रही है, बढ़िया से तैयार हो गया है। तो बाकी भी इसी तरह से दूसरा भी हम बेल के तैयार कर लेंगे। बस आप 2 चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आटा आपको सॉफ्ट लगाना है, जो स्टफिंग है वो ठंडी होनी चाहिए। तो बहुत ही आराम से आप इस तरह से स्टफ़ पराठा बना के तैयार कर सकते हैं। एक-एक कोने में आराम से जो स्टफिंग है वो पहुँच जाती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो यहाँ पे देखिए मैंने दूसरा भी बेल लिया है और इस तरह से इसको भी हम जो है स्टफिंग डाल के सेट कर लेंगे। तो स्टफिंग को आपको ट्रायंगल शेप में ही रखना है, जिससे कि आगे आसानी हो जाती है। इस प्रोसेस को ध्यान से देखिएगा, इसीलिए मैं दोबारा दिखा रही हूँ कि यहाँ पे आप गलती ना करें। तो पानी लगा के इस तरह से ट्रायंगल शेप में इसको हम मोड़ेंगे, एक के ऊपर दूसरा डाल देंगे और फिर लास्ट वाले को इस तरह से ऊपर की साइड से डाल देंगे। ये देखिए बढ़िया से इसको चिपकाएंगे, हाथों से पहले हल्का सा फ्लैट कर लेंगे, ताकि जब बेलें तो ये कहीं से भी निकलेगा नहीं, आराम से चिपक जाएगा। थोड़ा सा सूखा आटा डालेंगे और बिल्कुल हल्के हाथों से इसको बेल के तैयार कर लेंगे और मीडियम थिकनेस की ही बेलिएगा, बहुत ज़्यादा पतली बिल्कुल मत करिएगा, नहीं तो स्टफिंग भी निकल जाएगी और वो अच्छा भी नहीं लगता है। जब मीडियम साइज़ का रहता है ना तभी बढ़िया लगता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे 3 पराठे बेल के रेडी कर लिया है। इधर मैंने तवा चढ़ा लिया है, तवे को गरम होने देंगे। जैसे ही तवा गरम हो जाएगा, यहाँ पे एक पराठा डाल दिया है मैंने और फ्लेम को मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पे ही इसको हमें पका लेना है, बहुत ही जल्दी से पक जाता है। तो इसे मैंने पलट लिया है, पलटने के बाद आप देख सकते हैं कलर कितना बढ़िया सा आया है और लेयर्स भी बहुत ही बढ़िया इसके खुल जाते हैं इस तरह से और लेयरदार बनता है ये पराठा, बहुत ही अच्छा लगता है आपको। जब एक बार बनाएंगे ना तो आराम भी लगता है, झटपट से बन के तैयार भी हो जाता है।
जैसे ही दूसरे साइड से भी ये पक गया था, मैंने घी डाल दिया है। तो यहाँ पे मैं घी में बना रही हूँ, आप चाहें तो इसे तेल में भी बना सकते हैं। और ये देखिए कितना बढ़िया से ये फूला है, ये आप देख सकते हैं एकदम गुब्बारे जैसे फूल के तैयार होता है। और दोनों साइड से इसे हमें पका लेना है, जब तक कि इस तरह से गोल्डन सा कलर आने लगे इसका, तब तक आपको इसे पका के तैयार कर लेना है। इस तरह से दबाएंगे जिससे कि साइड में भी ये अच्छे से पक सके, कहीं से भी कच्चा ना रहे। अगर आप थोड़ा सॉफ्ट पसंद करते हैं तो थोड़ा पहले निकाल लीजिए, अगर क्रिस्पी पसंद करते हैं तो थोड़ी देर ज़्यादा पका लीजिए। इस तरह से आपको दोनों साइड पका के तैयार कर लेना है। तो फ्रेंड्स, आप ये रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। आप लोगों के एक कमेंट से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, हमें पता लगता है कि हमारी रेसिपी को आप लोग कहाँ-कहाँ से देख रहे हैं। और आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती है, ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ वही रेसिपी शेयर कर सकूँ, जो कि घर में आराम से बन जाए झटपट से। तो ये देखिए दूसरा पराठा भी मेरा कितना बढ़िया फूल के तैयार हुआ है। और दोनों साइड से इसी तरह इसको भी हमें पका के तैयार कर लेना है। तो चलिए देखिए बहुत ही झटपट से ये बन जाता है, इसको बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं लगेगा बनाने में। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने इतने सारे पराठे बना के तैयार कर लिए हैं और सारे पराठे आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया पका है, कहीं से भी कच्चा नहीं है और स्टफिंग भी हर कोने में भरा हुआ है। तो यहाँ पे मैं इसे टोमेटो केचप के साथ सर्व कर रही हूँ। आप इसे चटनी, अचार, रायते के साथ सर्व कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप ज़रूर से एक बार इस विंटर के सीज़न में इस रेसिपी को ट्राई करें। एक बार स्टफिंग बना के रख लेंगे ना, तो सुबह-सुबह बच्चों को आप टिफ़िन में दे सकते हैं, ब्रेकफ़ास्ट में बना सकते हैं। तो आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएँ। मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय माता दी।